राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी अब होंगे यहाँ। IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ। यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। आर्किटेक्चर और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। राजनीति का गणित कब बन जाए और कब बिगड़ जाए, इसका हिसाब लगाना बेहद मुश्किल है। इन दिनों एनडीए का गणित बिगाड़ने की कगार पर है। जेडीयू इस गणित को बिगाड़ने पर आमादा है। शायद यही वजह है कि वो बीजेपी में हवा भरने का काम कर रही है, वरना ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ इशारों ही इशारों में बयानबाजी ना करते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुद्दों को छाला। मुद्दे भले ही अलग थे, लेकिन मकसद एक था, मोदी पर वार करना। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को छुआ तक नहीं, बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी पर जमकर वार किए। ये बात अलग थी कि निशाने पर सिर्फ मोदी थे। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले 17 साल से बना हुआ रिश्ता टूट जाएगा? जी हां, यह सवाल अब जवाब मांग रहा है। जेडीयू ने जिस तरह अपने राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार के खिलाफ एक भी शब्द निकाले बगैर बीजेपी नेता मोदी को टारगेट किया, उसके यही मायने निकाले जा रहे हैं। कार्यकारिणी के दूसरे दिन नीतीश ने अपने मंसूबे जग जाहिर कर दिए कि उन्हें मोदी कतई बर्दाश्त नहीं। साथ ही साफ संकेत भी दिए कि मोदी के नाम पर जेडीयू कोई समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री देश का बनेगा, भाजपा का ही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। तो सुना आपने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान, प्रधानमंत्री बनेगा तो बीजेपी से ही। बात समझ से परे है कि यह लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है या फिर इसके उम्मीदवार के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत करने दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर जेडीयू से खासे नाराज हैं। हालात ऐसे हो गए हैं जैसे बीजेपी और जेडीयू आर पार के मूड में हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन मोदी पर निशाना साधा। उनके दिल में जो भी गुबार था मोदी पर उड़ेल दिया। नीतीश कुमार का दिल भले ही हल्का हो गया है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस ढंग से प्रहार किया हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप में, जबकि पूरा देश मर्माहत है, यूपीए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, काले धन का मुद्दा हो, 2G स्पेक्ट्रम का मुद्दा हो। 2 दिन पहले अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाले में जो सीबीआई के रिपोर्ट को टेम्परिंग की बात हो, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की और चर्चा किया अपने घटक दल के नेताओं पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा
और ये मैं समझता हूं किसी भी गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, ये हमारे लिए अपमान की तरह है। बीजेपी नेता खफा हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधने के बजाय सहयोगियों को अपना निशाना बनाया। बीजेपी ने जेडीयू को सलाह दी है कि गठबंधन में रहकर उसका धर्म निभाएं। बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी बार बार बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, आप स्वाभिमान के जवाब में उत्तर जो दिया है वो बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी की तरफ से बहुत ही जिसको मजबूत, सबल और रिस्पॉन्सिबल उत्तर कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से नाराज बीजेपी आर पार के मूड में लग रही है। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। बहरहाल राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन जेडीयू ने जहां नरमी के संकेत देकर बीजेपी को राहत दी थी, वहीं आखिरी दिन नीतीश कुमार ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि उन्हें किसी भी हाल में मोदी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो मोदी के नाम पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हमला किया, बयानबाजी किया, प्रत्यक्ष रूप से मोदी पर हमला किया, उसके बाद जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो काफी सख्त हो गए हैं, तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है उन्होंने। और इसी को लेकर आज उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, अपनी शिकायत दर्ज कराई कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन के धर्म को समझते हैं तो वह ऐसी बयानबाजी ना करें, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के नेता को इस तरह अपमानित ना करें। तो ये शिकायत की है बिहार के बीजेपी नेताओं ने राजनाथ सिंह से। और फिलहाल पूरी जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए चैनल 1 न्यूज से अरुण ठांडा। अरुण, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आर पार की लड़ाई शुरू हुई है मोदी के नाम को लेकर, पहले नीतीश कुमार बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप पर निशाने पर होते हैं मोदी, और अब जब इसी वार के बाद, इसी जुबानी हमले के बाद जिस तरीके से बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, कह सकते हैं कि मोदी पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सख्त हो गई है बीजेपी। जी देखिए नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रीजन यही था, कारण यही था जिसके चलते जो है वो एकदम से जितने भी बिहार के बीजेपी के नेता हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आए। क्योंकि जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ना कहकर जिस तरह से कटाक्ष किया, कहीं ना कहीं इशारा सभी को मालूम है कि इशारा नरेंद्र मोदी थे। उसी के चलते जिस तरह से उन्होंने कहा कि टोपी पहननी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो एनडीए को लीड करेगा उसकी जो छवि है वो सेक्युलर होनी चाहिए। उसी के चलते जिस तरह से जो कुछ उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिया उससे काफी खफा रहा ये जो नरेंद्र मोदी का जो बिहार कैंप है, खासतौर पे, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में जिस तरह से सुशील मोदी का कैंप अलग है और सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे ये अलग गैंग है। तो कहीं ना कहीं वो सीधा ये कह सकते हैं कि शिकायत लेकर राजनाथ सिंह के पास आए थे कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसे गठबंधन में रहने का क्या फायदा। कहीं ना कहीं वो मुद्दा था, लेकिन मीटिंग जब खत्म हुई उसके बाद और उसके पहले तेवर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क था इन बिहार के नेताओं के शब्दों में। क्योंकि पहले साफ तौर पे काफी खफा लग रहे थे, काफी गुस्सा भी लग रहे थे कि जो कुछ बयानबाजी नीतीश कुमार ने की है वो असहनीय है, लेकिन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने हम फटकार लगाई या उन्हें थोड़ा सा डांटा कि नहीं, जो कुछ हो रहा है इस तरह से बयानबाजियां मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद बिल्कुल सही आपने कहा, हो सकता है कि इस बैठक में राजनाथ सिंह ने डांटा हो, समझाया हो, बताया हो कि अभी मौके की नजाकत को देखते हुए रुख को तल्ख नहीं बल्कि नरम रखना होगा, और शायद यही वजह है कि मीटिंग से पहले जो तेवर थे वो काफी बदले हुए मीटिंग के बाद नजर आए। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब बिहार के बीजेपी नेताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। वो सही वक्त कब आएगा और वो सही फैसला क्या होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए बीजेपी और जेडीयू दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी की सबसे बड़ी अलाई जेडीयू है और बिहार में अगर जेडीयू की सरकार है तो बीजेपी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 118 सीटें अगर जेडीयू की है तो 91 बीजेपी की भी हैं। अगर जेडीयू इस तरह की कुछ हिमाकत करती है, सेंटर में अपना संबंध तोड़ती है, तो उसका नुकसान उसे बिहार में भी झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिलहाल जो स्थिति है दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। अदरवाइज अगर हम देखें जिस तरह से बीजेपी नरेंद्र
नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। उसके चलते तो क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उन्हें कब का जो है बीजेपी को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता है उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं और बीजेपी की भी मजबूरियां जरूर है, क्योंकि नए समीकरण एकदम से फिर से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को फिलहाल पता है अगर उन्हें अपनी सरकार बचानी है या आगे फ्यूचर में बिहार में अगर उन्हें अपनी सत्ता में रहना है तो बीजेपी का साथ बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं। फिलहाल जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे थे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग हो रही है उसके बाद जो है जेडीयू उकसाएगी या मजबूर करेगी बीजेपी को अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने के, जो कि एक सस्पेंस है फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको मालूम है कि एक लंबा समय दे दिया है, नवंबर दिसंबर तक का समय है और उसके बाद भी ज्यादा टाइम नहीं रह जाता है लोकसभा चुनावों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों को पता है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और वही मुद्दा है जिसके चलते जो इतनी कयास लगाए जा रहे थे पहले कि जेडीयू जो है बीजेपी पर दबाव डालेगी जल्द से जल्द करने की, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। दिसंबर तक का समय फिर से दे दिया है। तो कहीं ना कहीं पता है दोनों को क्या कुछ चीजें, और वही चीजें राजनाथ ने आज अपने जो पार्टी के बिहार के जो लोग हैं उनको ये कहा कि बयानबाजियां मत कीजिए, फिलहाल जो स्थिति है उसे सही तरीके से भले ही समझाया गया हो राजनाथ सिंह की तरफ से उन नेताओं को जो काफी आक्रोशित थे, गुस्से में थे, तेवर थे उनके, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे अगर मामले के अगर हाल फिलहाल दिनों की अगर हम बात करें, जब जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया था कि बीजेपी की तरफ से ये साफ किया जाए कि कौन होगा पीएम का उम्मीदवार, कौन होगा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर, यहां पर जिस तरीके से ये जो पूरी मांग की गई थी उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद कह सकते हैं कि पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था। दिसंबर तक का वक्त दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मोदी पर हमला किया और अब बीजेपी नेताओं ने तख्त रुख अख्तियार कर लिया है। क्या लगता है आपको, भले ही अभी राजनाथ सिंह ने समझा लिया हो बिहार के बीजेपी नेताओं को, लेकिन कब तक ये शांति बनी रहेगी, कब तक ये पूरा मामला शांत रहेगा? हो सकता है फिर कोई नेता बयानबाजी कर ले और फिर वही पूरी आर पार की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिले दोनों पार्टियों के बीच में। देखिए, ये हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये कह पाना, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह का कद बहुत बड़ा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर वो कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिहार के बीजेपी के नेता है उनको उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद भी बयानबाजियां होती हैं तो हो सकता है कि और राजनाथ सिंह कोई मीटिंग करे, क्योंकि 18 अप्रैल को जो है एक मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम नेता बिहार के मौजूद रहेंगे। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से काम करना है आगे, वो सभी मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह का नीतीश कुमार के खिलाफ एक रुख हो गया था, खासतौर पर मोदी का जो ग्रुप है उसके जो नेता है उनका, फिलहाल ये कह सकते हैं कि उसको राजनाथ सिंह ने शांत करवा दिया है। क्योंकि जिस तरह से वो खासतौर पर नीतीश कुमार के ऊपर बरस पड़े थे, अगर हम बीजेपी के नेशनल लीडर्स की बात करें तो उनकी तरफ से भी किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया था जब से नीतीश कुमार ने मोदी के लिए कुछ कहा कि सेक्युलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। हालांकि निर्मला सीतारमण ने यह जरूर कहा, उनकी प्रवक्ता हैं, कि मोदी जो कुछ मोदी के बारे में नीतीश कुमार ने कहा है वो निंदनीय है, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी एनर्जी जो है वो चैनलाइज यूपीए को बाहर करने में करनी चाहिए, ना कि वो जो है हमारे मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की चीजें कहें। तो ये सिर्फ बयानबाजी हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे कि नीतीश कुमार खफा हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये जंग है, जुबानी जंग है, अब फिलहाल जो है अब लगता है कि थम चुकी है। खासतौर पर जो बिहार के नेता काफी एग्रेसिव लग रहे थे, आज जब वो यहां से वापस जाएंगे तो फिलहाल कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने जिस तरह से उनको थोड़ा सा शांत रहने को कहा है कि इस तरह से बयानबाजियां ना करें, जिस तरह से आप खुलेआम जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो तमाम चीजें हैं। क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी पार्टी की है, उन्हें सबको समझाना है, क्या कुछ करना है, उन्हें ही लीड करना है बीजेपी को। और कहीं ना कहीं चुनावी क्षण है, चुनाव नजदीक है, दिल्ली के चुनाव या लोकसभा चुनाव, ऐसे में कुछ गलत रणनीति बनाना और उसका जो कुछ गलत आउटकम होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जिस तरीके से समझाते नजर आए बिहार के बीजेपी नेताओं को, क्योंकि शिकायत लेकर वो पहुंचे थे, अपनी नाराजगी लेकर वो पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले रुख कुछ और था और बैठक के बाद काफी नरम वो नेता नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि अध्यक्ष ही सर्वोपरि हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे। आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 35 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू की, इनके बीच छिड़ी जंग की, आर पार की लड़ाई की और टूटते रिश्तों की। क्या टूट जाएगा एनडीए? अब ये सवाल उठने लगा है क्योंकि बयानबाजियों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ नीतीश कुमार हमला करते हैं, इनडायरेक्ट वे में उनके निशाने पर मोदी होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी, जो बिहार के बीजेपी नेता हैं, वो तफरुख अख्तियार कर लेते हैं कि आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों की जा रही है, क्यों इस तरह से मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम अरुण से चर्चा कर रहे हैं। अरुण, अभी तक हमने चर्चा की कि अंदर खाने क्या खबर चल रही है, जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, और क्या लगता है कि ये विवाद जो है, ये जो आर पार की लड़ाई है, क्या अब ये माना जाए कि थम चुकी है या एक बार फिर से इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपको इन तमाम स्थितियों के बाद, इन तमाम चीजों के बाद ये कहा जा सकता है कि जो एनडीए का कुनबा है वो बना रहेगा या फिर टूट जाएगा? क्या जेडीयू जो अल्टीमेटम लगातार देती रही है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम को लेकर, पीएम उम्मीदवार को लेकर, क्या लगता है कि क्या एनडीए टूटने से बच पाएगी? क्या बीजेपी जेडीयू को अलग होने से बचा पाएगी या कुनबा टूट जाएगा पूरी तरह से? जी देखिए, अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब एनडीए का जो अगर हम कहीं गठबंधन है वो सुरक्षित नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों से जिस तरह से नीतीश कुमार काफी लंबे समय से विरोध करते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी का, और कल जो है उन्होंने, जब उनके पास मंच था सामने, तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में नरेंद्र मोदी पर बहुत सारी चीजें कह भी दी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जेडीयू जिस तरह से, देखिए आज जेडीयू ने जिस तरह से कल कहा, नीतीश कुमार ने कल जो कुछ कहा, उसके बाद बीजेपी का जो
उसका रिस्पॉन्स आया था तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरह से खासतौर पर बिहार के जो नेताओं ने ये कहा था कि नीतीश कुमार का बयान है वो निंदनीय है, उसके बाद जेडीयू की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया था कि वो लोग भी तैयार हैं। अगर बीजेपी चाहती है कि गठबंधन टूटे और अपना वो जो है अलग से सिंगल स्टैंड चाहती है तो जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि हम भी तैयार हैं इस चीज के लिए। अगर वो शक्ति आजमाइश करना चाहती है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, हम भी किससे कम नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है राजनाथ सिंह और बीजेपी के जितने भी आला कमान है उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए ये सही समझा कि देखिए फिलहाल जो है वो इस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ लड़ाई करना या इस तरह के झगड़े मोड़ लेना कहीं ना कहीं जो है वो गलत उनके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस समय उनके साथ इस तरह की जो है वो रिश्ते खराब करना जो है वो पार्टी के लिए नुकसान कर सकता है। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल ये लगता है भले ही चाहती हो कि ये कुनबा बचा रहे, दोनों पार्टियां भले ही चाहती हो कि ये जो जंग है या ये कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टियों के बीच ये जो तलवारें खिंच गई हैं या ये कहें कि आर पार की लड़ाई जो शुरू हो गई है, कोई नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तभी कोई नेता बोल देता है, बयानबाजी उसकी शुरू हो जाती है, इसके बाद दूसरा नेता उसके जवाब में बोलता है। तो क्या लगता है आपको, भले ही यहां पर जो दोनों पार्टियों के नेता हों वो कोशिश कर रहे हो कि ये विवाद थम जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में थम पाएगा? क्योंकि बयानबाजियों का दौर तो जारी है। अगर जेडीयू कभी जेडीयू तख्त तेवर अख्तियार करती है तो कभी बीजेपी एकदम आक्रामक हो जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि वाकई में ये कुनबा बचा रहेगा, ये टूटेगा नहीं? देखिए अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल तो अब एनडीए सुरक्षित है, क्योंकि आज तक अगर हम देखें, अभी तक जब तक राजनाथ सिंह की मीटिंग नहीं हुई थी नेताओं के साथ, तब तक ये कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह हो सकता है कुछ बड़ा डिसीजन दे जहां से एनडीए का जो गठबंधन है वो अलग हो जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति के हिसाब से सेफ है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी कह पाना अभी जो है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि एनडीए और जो उसमें पार्टीज है, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी ने भी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। वो देर क्यों कर रही है? देर का सिर्फ एक ही कारण है कि जेडीयू ने जिस तरह से जो है मोदी के नाम पर अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जब नरेंद्र मोदी का बात सामने आती है। और बीजेपी को इस समय पता है अगर 2014 के चुनाव में उन्हें जाना है और जीत की उम्मीद करनी है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा चेहरा उनका होना चाहिए जो उन्हें उस विजय रथ पर जो है ले जा सके, और वो चेहरा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जेडीयू उनका साथ नहीं देती है, जेडीयू अलग हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो बीजेपी को कुछ नए समीकरण तैयार करने होंगे, और वो नए समीकरण अगर तैयार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी मोदी को प्रोजेक्ट करने में। और देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आडवाणी के फेवर में है, कि चाहते हैं कि आडवाणी या कोई अन्य नेता जो है वो सामने आए। लेकिन वो इंटरनल क्राइसिस है, हो सकता है बीजेपी ये कह रही है कि वो हम सब कुछ शांत कर लेंगे। वैसे काफी लंबे समय से बीजेपी देखें तो अंदर इतने क्राइसिस चल रहे हैं कि अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, हालांकि वो खुद नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पटल पर जो है उनका नाम ले लेते हैं और बिल्कुल। चलिए यहाँ पर अरुण, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, दोनों पार्टियों की चर्चा चल रही है एनडीए की, कि क्या ये कुनबा टूटेगा या बचा रहेगा और क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो कुछ भी स्थितियां बनी है, जिस तरीके से आर पार की लड़ाई जारी है दोनों पार्टियों के बीच में, क्या लगता है आपको, क्या अगर वक्त रहते इस पूरे मामले को सुलझाया नहीं गया और ये जो मुद्दा, जिस मुद्दे पर यहां दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, विरोध हो रहा है, अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो आपको ये लगता है कि अगर हम यूपीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उसको पूरा फायदा मिल सकता है? यूपीए के मुद्दों को लेकर जहां इन पार्टियों को जनता के बीच जाना चाहिए, वहीं यही पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से उलझी हुई हैं। वही बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसे में आपको जो है वो लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं से आपको जूझना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में इतने इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, आपसे वही खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या लोगों की प्रॉब्लम्स क्या आप सॉल्व करेंगे? लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर जेडीयू का यहाँ पर जो अपने आप को सेपरेट कर लेती है बीजेपी से, तो जेडीयू को ये सोचना होगा कि वो आखिर जाएगी कहाँ, क्या करेगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी गठबंधन के लिए बनी ही नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ही जो है वो एंटी कांग्रेस पॉलिसी के खिलाफ बनी है। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस के साथ तो वो जाना नहीं चाहते हैं फिलहाल जो स्थिति है। लेकिन अगर उन्हें कुछ नए समीकरण बनाने हैं या चुनाव में अगर वो जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी और जो है जेडीयू चाहती है कि वो खुद बिहार में चुनाव लड़े, तो तमाम चीजें कयास ये लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है
अभी ये कह पाना कि शायद जेडीयू अपने आप को अलग एनडीए से निकाल दे, क्योंकि जब तक जेडीयू को भी कोई अच्छा अपना सामने फ्यूचर नहीं दिखता है, उसे क्या करना है, तब तक वो भी एनडीए से आसानी से जाने नहीं वाली है। और ना ही नहीं आएगा जेडीयू को, वो भी कोई कड़ा कदम या अहम फैसला नहीं ले पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी दोनों पार्टियों के बीच में आर पार की लड़ाई जारी है। मोदी को लेकर ये कह सकते हैं ये जो विवाद है वो पनपा हुआ है, कैसे शांत होता है और क्या अपने जो इंटरनल क्राइसिस है इसे सुलझा पाती है एनडीए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए एमपीसीजी विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।